हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीई कंडेंसेशन, यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। और जब हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को पढ़ते हैं तो इसके पहले हमें बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में पता है तभी इसके बारे में हम जान पाएंगे। तो वो लेक्चर जरूर देख लेना। तो ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करूँ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो होता है, जिसको हम बीई कंडेंसेशन भी बोलते हैं, बीई कंडेंसेशन भी जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब बीई गैस को, बोस-आइंस्टीन गैस को एक सर्टेन टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसका टेम्परेचर ले जाया जाता है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि बीई स्टैटिस्टिक्स से तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंपल सी बात है बोसॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। कुल मिला के जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाने लगेगा तो जो नंबर ऑफ बोसॉन्स है उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होने लग जाती है, और ये जो है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाके और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंक्रीज होना, इसको हम बोलते हैं बीई कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे बीई कंडेंसेशन। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं वो हमें डिस्कस करनी होती है, क्या फॉर्मूला डेवलप होता है, क्या ग्राफ बनता है, वो हमें डिस्कस करना होता है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि एक टेम्परेचर की हमें बात करनी है जिसको हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके नीचे जाना है और फिर हमें यहाँ पर जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो उसके लिए, क्योंकि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे इसमें हम यूज करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू बीई स्टैटिस्टिक्स, तो बीई स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एन आई इक्वल्स टू जी आई ओवर ई पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई और -1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। यहां पर जो अल्फा है उस अल्फा की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे, यहां पर अल्फा की वैल्यू लेंगे माइनस म्यू बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस म्यू बीटा। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अल्फा की जो वैल्यू है यहां पर हम वो क्या लेके चलेंगे, माइनस म्यू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू माइनस म्यू बीटा, तो ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो एन आई की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, जी आई ओवर ई आई। यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा, बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बीटा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा ई आई माइनस म्यू और ये -1। तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वेशन थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होगा, एन आई जो पार्टिकल्स हैं उनका एल्जेब्रिक समेशन हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे को निकालने हैं तो समेशन ऑफ एन आई किसके बराबर होगा, कैपिटल एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन किसके बराबर हो जाएंगे, इसका भी एल्जेब्रिक समेशन लगा दूं। तो एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर और कहां तक, के तक, इसको लिख दिया मैंने जी आई, इसको लिख दिया ई पावर बीटा, इसको लिख दिया ई माइनस म्यू और ये हो गया -1। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं हम एनर्जी इंटरवल में करते हैं, और जब स्टेट्स हमें मोमेंटम में कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम इंटरवल में जब हम चेंज करेंगे तो ये जी आई है जो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीपीडीपी में, जहां जीपीडीपी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से अगर आपको एक छोटे इंटरवल एनर्जी के इंटरवल में निकालना होता तो उसमें आप जीआई को कन्वर्ट कर देते जीईडीई में। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि यदि स्टेट कंटिन्यूअस है तो जो समेशन का साइन है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो इफ स्टेट इज कंटिन्यूअस then summation is replaced by integration। तो समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, मेरा कहने का मतलब है n को हम किसके बराबर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी आई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ये चलेगा 1 से लेकर और k तक, और ई पावर यहाँ बीटा
ये ई आई माइनस म्यू और -1। इट इज़ बेटर कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूं तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा भी और समझ में भी आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल बीटा माइनस बीटा ई आई माइनस म्यू, ई आई माइनस म्यू और -1, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का टर्म भी लाना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन का टर्म भी लाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का टर्म कैसे लाएंगे कि ये जो जी आई है इसको हम एक स्मॉल इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे। तो लेट कंसीडर a momentum interval p2p प्लस dp। तो इस मोमेंटम इंटरवल में एक टर्म आएगा जो आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी। वो टर्म क्या आएगा, वो आएगा जीपी और डीपी। तो जीपी डीपी क्या होगा, नंबर ऑफ फेज सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स भी बोल सकते हैं। इन गिवन इंटरवल। तो यहां पर जो ये जी आई है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, जीपीडीपी से। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा n, और ये इंटीग्रेशन यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीपी और डीपी, और ये चेंज हो गया, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये बीटा, ये हो जाएगा ई पावर आई माइनस म्यू, सब्स्क्रिप्ट में माइनस म्यू और -1, और ये वैल्यू 1 से लेकर और कहाँ तक, k तक। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूला को बना लिया। तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर क्या, 3, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि मैंने मोमेंटम के फॉर्म में निकाला है तो मोमेंटम के फॉर्म में अगर निकाल लिया तो जीपीडीपी की जरूरत पड़ेगी हमें। जीपीडीपी की वैल्यू मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, और ई आई को मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ई आई को मोमेंटम के फॉर्म में जब लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, p²/2m। वो कैसे आएगा, p²/2m। और इसी तरह से ये जीपीडीपी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो जीपीडीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसके लिए आप फेज स्पेस का वॉल्यूम लोगे। तो फेज स्पेस का वॉल्यूम dx dy dz ऐसे तो निकालोगे, dx ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा के dx dy dz और ट्रिपल इंटीग्रेशन dpx dpy और dpz, और इसको डिवाइड करोगे किससे, इसको डिवाइड करोगे h³ से। यहाँ एक स्पेयर लेते हैं, उस स्पेयर की इनर रेडियस कितनी होती है, p होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, p प्लस dp होती है। तो हमें इस पार्ट का वॉल्यूम चाहिए होता है। तो इस पार्ट का जो वॉल्यूम आता है ये तो है किसका, पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम बनता है। पोजीशन स्पेस का जो वॉल्यूम बनता है उसको आप लिखते हो v से, फिक्स हो जाता है। और ये वाला जो वॉल्यूम आता है, ये वाला वॉल्यूम कितना आता है, 4π p², क्योंकि रेडियस p² हो गई और dp। इसको निकालते कैसे, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो ये वॉल्यूम आ जाता है। तो ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई हुई है। तो इसको मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो कुल मिला के हमारे पास जो जीपीडीपी बनेगा, ये जो जीपीडीपी बनेगा, तो ये जीपीडीपी की वैल्यू, ये जीपीडीपी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4πv p² dp/h³। ये वैल्यू बन जाएगी 4πv p²dp/h³। तो ये जीपीडीपी की वैल्यू को हम, हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, साथ में ई की वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एन की वैल्यू क्या बनेगी, जीपीडीपी की वैल्यू ये डाल दो, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, 4πv/h³, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में कौन चला गया, इंटीग्रेशन में चला गया p² dp। यहाँ लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियल, बीटा कॉमन था, ई आई की जगह आपने लिख दिया p²/2m माइनस म्यू और -1। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब जो म्यू है उसको यदि हम 0 कर देते हैं तो जो t है वो क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। भाई बीटा बराबर क्या होता है, 1/kt। तो t को हम क्या लिख देंगे, t को लिख देंगे TB। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस बीटा इक्वल्स टू 1/kt, बीटा इक्वल्स टू 1/kt। तो एट म्यू इक्वल्स टू 0,
टी जो है वो बन जाएगा टीबी, मतलब बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर, और ई आई की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू को जब हम जीरो करेंगे तो एन की वैल्यू क्या बचेगी, एन की वैल्यू बचेगी हमारे पास 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, ये तो सेम रहेगा, 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, ये तो सेम रहेगा। ये कितना रहेगा 1 से लेकर कहाँ तक के तक। अच्छा यहाँ पर क्या रहेगा पी स्क्वायर डी पी। अब आपने क्या किया, टी को टी बी कर दिया, तो एक्सपोनेंशियल, आप म्यू को जीरो कर रहे हो तो म्यू खत्म हो जाएगा आप, तो एक्सपोनेंशियल बीटा की जगह आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो 1 अपॉन के टी, तो टी की जगह क्या हो जाएगा टी बी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि ई की वैल्यू लिख रहे हो आप पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा 2m के टी बी, 2m के टी बी, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। समझ में आ गया ये बात, और -1 और आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा -1, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ चीज़ मैंने अभी तक नहीं कराई है, सिंपल मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कुछ चीज़ कंसीडर करेंगे, क्या चीज़ कंसीडर करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी बी, इसको हम मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो लेट पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें गायब करना है किसको, डीपी को गायब करना है इसमें से, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये बन जाएगा 2p dp, यहां कर देता हूं मैं, यहां कर देते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 2p dp अपॉन ये हो जाएगा 2m के tb और इक्वल्स टू 2x, इक्वल्स टू 2x dx। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, dp की, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो dp की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो dp की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2m के टी बी एक्स डी एक्स अपॉन p, अपॉन क्या हो जाएगा p, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस पूरे dp की वैल्यू आ गई, और यहाँ से p का एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, तो p का एक्सप्रेशन बनेगा x और अंडर रूट 2m के टी बी, तो ये p की वैल्यू भी अगर यहाँ रख दूँ तो ये p गायब भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m के टी बी एक्स डी एक्स अपॉन ये p की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये p की वैल्यू x और ये कितना हो गया 2m के टी बी, तो ये x से x कट गया और ये रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dp इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के टी बी और ये हो जाएगा dx। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई है, ये dp की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई dp की। तो ये dp की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ये dp की वैल्यू को, और p की वैल्यू है ये p स्क्वायर में, तो इसको यहाँ रख देंगे, ये p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो रखो अब वैल्यू, तो ये वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या बनेगी, n की वैल्यू बनेगी 4 पाई v अपॉन एच क्यूब इंटीग्रेशन p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2m के टी बी एक्स स्क्वायर, और dp की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, तो dp की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2m के टी बी, अंडर रूट 2m के टी बी और ये कितना आ गया, dx आ गया अपॉन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी बी, इसको हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर -1, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर -1। तो यहां से क्या बन रहा है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी पावर 3/2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई v अपॉन एच क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m के टी बी और ये पावर 3/2, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा e पावर एक्स स्क्वायर -1 और dx, इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है, इस तरह से इसको लिख दिया हमने। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट है 2m के टी बी पावर 3/2 ये चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर अपॉन e पावर एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, है ना, हमारे पास जो वैल्यू आएगी
वो वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो आफ्टर सॉल्विंग तो n इज इक्वल्स टू ये बनेगा 4 पाई v अपॉन एच क्यूब एज इट इज, और कांस्टेंट क्या बाहर आ जाएगा 2m के टी बी 3/2, और ये इंटीग्रेशन में रह जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन में जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अज्यूम करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 इन 2.16 स्क्वायर, गामा फंक्शन से सॉल्व कर लो इसको। तो गामा फंक्शन से सॉल्व करोगे तो अंडर रूट पाई 2.16 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 2.16 स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, और अपॉन 4 और अंडर रूट पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, टीबी की। हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, टीबी की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टीबी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम के, और ये वैल्यू n ओवर 2 इंटू 162 2.162 है ये, सॉरी 2.162, इसको भी 162.162 कर लो, 2.162, एक मिनट रुकना, 16 स्क्वायर नहीं है, 2.162 और ये अंडर रूट पाई है। तो 2.162 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2/3, यहाँ पर v और आ जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, ये हमारे पास टीबी की वैल्यू आ गई। अब लिक्विड हीलियम के लिए इसकी वैल्यू निकाली जाती है, फॉर लिक्विड हीलियम। तो फॉर लिक्विड हीलियम, किसके लिए, लिक्विड हीलियम। तो लिक्विड हीलियम के लिए मास जो होता है वो होता है 6.65 इंटू 10 पावर माइनस 22, 6.65 इंटू 10 पावर माइनस 22 kg लिक्विड हीलियम का मास। उसका जो वॉल्यूम होता है पर मोल में, वॉल्यूम वो होता है 22.4 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23 और मीटर क्यूब पर मोल। और उसके बाद n का मतलब अवोगाद्रो नंबर जो यहाँ लोगे वो 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23 पर मोल। तो ये वैल्यू सारे इस इक्वेशन में रखेंगे, और इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से टीबी की वैल्यू हमें मिलती है हीलियम के लिए, वो मिलती है 3.14 केल्विन। तो हीलियम के लिए हमें ये वैल्यू मिलती है, किसके लिए, हीलियम के लिए, स्पेसिफिकली हीलियम के लिए वैल्यू आ रही है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर टीबी जो है वो कितना है हीलियम के लिए, 3.14, और ये वो वैल्यू है जिस पर म्यू की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने बात की कि म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर के ऊपर म्यू की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने के लिए यहाँ इस इक्वेशन को फिर वापस से लिखेंगे। तो एट T इक्वल्स टू टीबी कितना है, 3.14 केल्विन, म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, number of particles in ground state is given by state है खाली state is given by n equals to algebraic summation gi, और ये कितना हो गया, e पावर बीटा ei माइनस म्यू और -1, म्यू -1। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, एट ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है ei की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, एनर्जी की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो एनर्जी की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो अप्रोच कर रहे होंगे इसको, इनफाइनाइट को। ठीक है, किसको अप्रोच कर रहे होंगे, इनफाइनाइट को, क्योंकि ei की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, म्यू की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो ei की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0, तो e पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो gi अपॉन 0 किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो इस टेम्परेचर के ऊपर यानी कि टीबी के ऊपर
नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, इनफाइनाइट को, बट देर आर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन वॉल्यूम, जो कि हमने कैलकुलेशन में रखा, जहां पर उनकी वैल्यू हमने रखी। एक तरफ तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, पर एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ रहे हैं जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम ये मानेंगे कि आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n ना होकर कितने हैं, n0 प्लस n प्राइम। कितने हैं, n0 प्लस m प्राइम। ठीक है, तो वी कैन सी दैट एट TB number of particles are infinite, but at the same time 6.023 into 10⁻23 particles are in fixed volume, and this is contradictory, ये contradictory हो गया। तो therefore for isolated population of ground state, for isolated population of ground state, total number of particles, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम लिखेंगे n इक्वल्स टू n0 प्लस n प्राइम से, n0 प्लस n प्राइम से। और हायर टेम्परेचर पर इनको हम लगभग बराबर कर देंगे n एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये कहाँ पर है, हाई टेम्परेचर पर है। तो n की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाली हुई n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो n इक्वल्स टू n0 और प्लस n की वैल्यू हमने निकाली थी 4πv अपॉन h क्यूब, ये कितना 2m KTB पावर 3/2, 2.162 अपॉन कितना 4 अंडर रूट पाई, ये वैल्यू हमने निकाली थी अभी। तो यहाँ से जो 9 नंबर की इक्वेशन है उससे हम TB की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ TB की जो हमने वैल्यू निकाली है, कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू निकाली थी TB की, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। और यहाँ पर जब वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू बन के आएगी, वो मैं लिख रहा हूँ। तो इससे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आएगी। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, एक मिनट। हाँ, तो सिंस TB इक्वल्स टू, पहले मैं TB की वैल्यू लिख देता हूँ। TB की वैल्यू कितनी है, h² अपॉन 2πmk और n अपॉन 2.162v और ये पावर 2/3, ये लिखा हुआ है। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दिया मैंने v, क्या लिख दिया, v लिख दिया और ये बन जाएगा h², v पावर 2/3, पहले ऐसे लिख रहा हूँ मैं, v पावर 2/3, ये 2/3 है, ये लिखा हुआ है 2/3। तो ये v पावर 2/3 इक्वल्स टू h² अपॉन 2πmk TB यहाँ आ गया और ये क्या रह गया, n अपॉन 2.162 और पावर 2/3। अब v की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो h² ओवर 2πmk TB, इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 3/2 और ये कितना हो जाएगा n अपॉन 2.162, ये कितना हो जाएगा n अपॉन 2.162।
तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास v की वैल्यू, इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में? ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। तो पुट दिस वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ v, पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन n इक्वेशन। n इक्वेशन का मतलब है l बन गया। अब इसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस टी अपॉन टी बी, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2, और ये किसके इक्वल हो गया n नॉट। तो यहाँ से n नॉट ओवर n, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 माइनस टी अपॉन टी बी, और ये पावर कब है 3/2, और ये कंडीशन कब है जब t लेस देन इक्वल्स टू क्या है TB है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर आ गया n नॉट, यहाँ पर क्या आ गया n नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया TB आ गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या ले गया TB आ गया, और ये जो टेम्परेचर है ये T है, और ये TB मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से। जब तक टेम्परेचर लेस देन होगा TB से तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। जैसे जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो पॉपुलेशन है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, और जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जा रहे हो उसके आगे जा रहे हो तो जो पॉपुलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो कम होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।